भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीयों को संतुष्ट करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1919 भारतीयों के लिए स्वशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। कॉपलैंड के शब्दों में अब भारतीयों को अपना शासन स्वयं चलाना था। उन्होंने प्रादेशिक सरकारों से बड़े बड़े विभागों को सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के द्वारा नहीं वरन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाना था, जो स्थापिता के प्रति उत्तरदायी होते। फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1919 की निम्नलिखित विशेषताएं प्रमुख मानी जाती है। अधिनियम की प्रस्ताव। इस अधिनियम की प्रस्ताव में 20 अगस्त 1917 ईस्वी की घोषणा में निर्धारित सिद्धांतों को ही दोहराया गया था। सर तेज बहादुर सप्रू के अनुसार इसकी प्रस्ताव में निम्नलिखित बातों निहित थी। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा। ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के पक्ष में है। उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति सैन्य होगी। भारत में उत्तरदायी शासन हेतु दो बातें आवश्य होती है। पहला, प्रशासन में भारतीय का सहयोग और दूसरा, स्वशासनिक संस्थाओं का क्रमिक विकास। दूसरा, लिखित व अपरिवर्तनशील 1919 का अधिनियम एक लिखित संविधान की भांति था। कालांत में कुछ परंपराओं का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे तारित विषयों पर विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों की सलाह देते हुए बहुमत न मिलने की स्थिति में इनके निर्वाचित मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ा था। यह अधिनियम अपरिवर्तनशील भी था। इसमें कोई भी संशोधन केवल ब्रिटिश सरकार ही कर सकती थी। केंद्रीय कार्यपालिका अनुपरदायिका रखी गई। इस अधिनियम द्वारा जनरल इन काउंसिल को पहले की ही भांति केंद्रीय विधानमंडल के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त रखा गया। उसका उत्तरदायित्व भारत मंत्री के द्वारा ब्रिटिश संसद के प्रति ही था। परंतु में आंशिक उत्तरदायित्व दैव शासन इस नए अधिनियम द्वारा प्रत्येक कार्यपालिका को आंशिक रूप से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। परंतु प्रशासन दो भागों में विभाजित किया गया। सुरक्षित विषय, हस्तिक विषय। पहले प्रकार के विषयों को गवर्नर की कार्यवाही परिषदों में संवादों को सौंपा गया, जो किसी भी प्रकार विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे और वे केवल गवर्नर के ही प्रति ही उत्तरदायी थे। संरक्षित विषय में पुलिस, जेल, न्याय, वित्त तथा भू राजस्व इत्यादि का हस्तांतरित विषय मंत्रियों को सौंपे गए थे, जो कि विधान परिषद में सदस्यों में से निर्वाचित होते थे और उसी के प्रति उत्तरदायी भी थे। वे विषय इस प्रकार थे: कृषि, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि। प्रस्ताव शासन को दो भागों में बांटे जाने से पूर्व इसे द्वैध शासन कहा जाता था। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल तथा मंडल का विस्तार।
इस अधिनियम से सांप्रदायिकता मताधिकार मुसलमानों तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु पंजाब में वह सिखों को दिया गया। कुछ पंथों में अनगौल्ट इंडियंस को और एक प्रांत में भारतीय ईसाइयों को भी सांप्रदायिकता मताधिकार दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था थी, जिसके पहले भवन का नाम भारतीय विधान सभा और दूसरे का राज्य परिषद था। दोनों ही सदनों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था। गृह सरकार के नियंत्रण में ढील 1919 का अधिनिवेश भारत के शासन पर सरकार, भारत मंत्री और ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को कम करने हेतु बनाया गया था, परंतु इस संदर्भ में कोई निश्चित नियम नहीं बनाया गया। सब कुछ परंपराओं हेतु छोड़ दिया गया। उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त भारत सरकार अधिनियम 1919 की निम्नलिखित कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। अधिनियम में प्रत्येक निर्वाचनों के श्री गणेश के साथ साथ मताधिकार का भी विस्तार किया गया। फलतः मताधिकार का अधिकार 10% लोगों को मिला। 9 भारतीय हाई कमीशन के पद के निर्मित के साथ उसे भारत मंत्री की कुछ शक्तियां भी दी गई। गवर्नर जनरल और गवर्नर को भी कुछ विशेषाधिकार दिया गया, परंतु विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। यह अधिनियम प्रयोगकालीन या संक्रांतिकालीन था। स्वयं इसे संदर्भ में संसद में मास्टेविट ने कहा कि उपयुक्त विशेषता के बावजूद इस अधिनियम में निम्नलिखित कुछ दोष प्रमुख थे। केंद्रीय में कार्यपालिका को पूर्णतः निरंकुश रखा गया। प्रांतों में स्थापित बौद्ध शासन का कोई औचित्य नहीं था। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिकता निर्वाचन किया गया, जिसका भारतीय विरोध करते आ रहे थे। प्रांतों का शासन पूर्णतः नौकरशाही व उत्तरदायित्व शासन के बीच का रास्ता था। अंततोगत इस अधिनियम की महत्व के संबंध में श्रीनिवासन ने ठीक ही कहा है कि 1919 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश स्वतंत्रता प्राप्त हुआ।